नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है एक बूढ़े पति का प्रायश्चित। अनार का एक एक दाना अलग करते हुए रमाकांत के चेहरे पर ऐसे भाव आ रहे थे मानो वो अनार का रस नहीं बल्कि संजीवनी बूटी का अर्क निकाल रहे हों, जिसे पीते ही उनकी पत्नी एकदम भली चंगी हो जाएंगी और बिस्तर से उठ बैठेंगी। काम करते करते बीच में पत्नी का मुंह ऐसे निहारते रहते जैसे आधी बीमारी तो वह उन्हें देख देख कर ही ठीक कर देंगे। रमाकांत जी की पत्नी तुलसी पिछले 7 महीनों से बिस्तर पर है। उन्हें लकवा मार गया था। कभी न थकने वाली तुलसी पिछले 7 महीनों से आराम से बिस्तर पर पड़ी हैं। हमेशा भजन कीर्तन करने वाली आज निःशब्द हैं। अब उसके सुरीले गले से मधुर गीत नहीं निकलते हैं तो सिर्फ स्वर, और वो भी अथक प्रयासों के बाद। व्यंजन से तो जैसे अब उनका कोई नाता ही न रहा, लेकिन रमाकांत ने अपनी पत्नी के सभी मनोभावों को पढ़ने में महारत हासिल कर ली है। रमाकांत जी भोर में उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करके पत्नी की सेवा में जुट जाते हैं। मुंह धुलाने से लेकर कपड़े बदलने तक सारा काम खुद करते हैं। धीरे धीरे बालों को सुलझाते हुए कंघा करते हैं, जैसे तुलसी बच्चों के बाल बनाया करती थी। सिर में हल्का तेल लगाकर उल्टी सीधी चोटी बना दिया करते, जो तुलसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। तुलसी की आंखों के भाव स्पष्टता से इस बात को उजागर करते, पर रमाकांत मुस्कुराकर पत्नी के सिर पर प्यार भरा हाथ फेर दिया करते, जैसे छोटे बच्चों को फुसलाया जाता है। माथे पर बिंदी और मांग में सिंदूर लगाते तो तुलसी की आंखों से आंसू बहने लगते। पति से मिलने वाले प्यार और अपनी लाचारी दोनों पर। पति का प्रेम ऐसी लाचारी में मिले, ऐसा तो सपने में भी न सोचा था तुलसी ने। उनका जी करता कि तुरंत उठकर बैठ जाऊं। तुलसी की छटपटाहट स्पष्ट हो जाती थी उसके अधूरे अनकहे शब्दों से। आ एक नाकाम कोशिश, कुछ कहने की, कुछ बोलने की, और फिर थोड़ी ही देर में थक कर शांत हो जाती। बस आंखों से आंसुओं की झड़ी बहना शुरू हो जाती। तुलसी की ये बेबसी देख रमाकांत भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते और किसी बहाने से बाहर जाकर अपना जी हल्का कर लेते। रोकर मन हल्का हो जाने पर रमाकांत को तुलसी के नाश्ते का ध्यान आया। रसोई में जाकर जूस को हल्का गुनगुना करके कमरे में ले आए। चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा करके जूस पिलाने लगे तुलसी को। उन्हें ध्यान आ रहा था तुलसी बच्चों को खिलाने पिलाने के चक्कर में कैसे पीछे पीछे भागा करती थी, लेकिन उसने कभी भी मदद नहीं की। समय ही नहीं था उसके पास, या यूं कहें कि इन बातों का कोई महत्व ही नहीं था। उसे तो बस अपने ऑफिस के काम के अतिरिक्त कुछ सूझता ही न था। इन छोटे छोटे खुशी भरे ममत्व से परिपूर्ण पलों को कभी जी न सका वह। ऐसा कितनी बार हुआ था कि बच्चों के कारण सुबह के नाश्ते में जरा सी भी देरी होने पर वह गुस्से में बिना खाए ही ड्यूटी चला जाता और छोड़ जाता था अपने पीछे तुलसी के लिए एक टीस, एक चुभन, एक पीड़ा। एक बार तो हद पार कर दी रमाकांत ने। रात के खाने का समय हो गया था। बच्चे बिना खाए ही सोने लगे। तुलसी पहले बच्चों को खाना खिलाने लगी, जिसमें थोड़ी देर लग गई। बस फिर क्या था, तुलसी पर तो आफत ही आ गई। उस दिन जैसे ही थाली परोस कर रमाकांत के लिए मेज पर रखा ही था कि एक हाथ हवा में लहराया और झन्न से ताली जमीन पर। थाली की झंझनाहट से रमाकांत की तंद्रा भंग हुई और वह अतीत की गलियारों से होते हुए सीधा वर्तमान में लौट आया। देखा, चम्मच उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा था और तुलसी उनका मुंह ताक रही थी, शायद यह जानने के लिए कि क्या हुआ, कहाँ खो गए थे। मेड के आने का समय हो गया। घर की साफ सफाई, चौका बर्तन, कपड़ों की धुलाई, पौधों की सिंचाई, ये सब काम मेड ही करती थी। पर खाना रमाकांत खुद ही बनाते थे। बनाना ही कितना होता था, केवल अपने लिए, वो भी दिन भर में एक बार। बाकी समय फल और सलाद पर गुजारते थे। घंटी बजने की आवाज़ आई। लगता है राधा आ गई। राधा मतलब मेड। घर में घुसते ही राधा ने फटाफट अपना काम शुरू कर दिया। सब काम निपटाने के बाद राधा कमरे में आकर खड़ी हो गई और तुलसी को टुकुर टुकुर देखने लगी। मन ही मन सोचने लगी कि कितनी नसीब वाली हैं मेम साहब। साहब कितना सेवा करे हैं इनकी। नहलाना धुलाना, कंघी चोटी, खिलाना पिलाना, सब कुछ तो करे हैं। कितना प्यार करे हैं मालकिन को। और एक हमार मर्द है, सारी कमाई छीन लेवे है, और प्यार तो दूर की बात, लात घुसा मारे है सो अलग। सोचकर उदास हो गई राधा। अरे कहाँ खो गई राधा? रमाकांत की आवाज़ पर राधा हड़बड़ाते हुए बोली। कुछ नहीं साहब, बस ऐसे ही। और यह सोचते हुए राधा वहाँ से चली गई कि अपना अपना नसीब है और मेरी तो किस्मत ही फूटी है।
राधा के जाने के बाद रमाकांत दरवाज़ा बंद करने के लिए बाहर गए तो नज़र गमले में लगे पौधों पर पड़ी और कुछ ही देर पर वहीं वह खड़े रहे और पौधों को निहारते रहे। फिर जेब से फ़ोन निकाला और 2-4 फ़ोटो खींचकर अंदर आ गए। तुलसी को बागवानी का बहुत शौक था, सारे पौधे उसी के लगाए हुए थे। अब वह बिस्तर पर पड़ी है तो पौधों को देख नहीं पाती, इसलिए प्रतिदिन रमाकांत पौधों की फ़ोटो खींचकर तुलसी को दिखाते थे और जिस कमरे में तुलसी थी उसकी खिड़की के सामने ढेर सारे गमले रख दिए थे ताकि भले ही देख न पाए उन्हें पर आसपास पौधों के होने का एहसास होता रहेगा। रमाकांत ने पौधों की फ़ोटो तुलसी को दिखाई। वह फ़ोटो को ऐसे देख रही थी मानो कुशल क्षेम पूछ रही हो। एक बार फ़ोटो देखती अगले ही पल अपने पति को देखती जैसे धन्यवाद कहना चाह रही हो। पौधों की देखभाल करने के लिए तुलसी के चेहरे पर संतोष झलक रहा था। तुलसी की फिजियोथेरेपी के लिए फिजियोथेरेपिस्ट प्रतिदिन आता था इसी समय। आज अभी तक नहीं आया। रमाकांत उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। करीब 20 मिनट बाद घंटी बजी। बाहर जाकर देखा फिजियोथेरेपिस्ट था। आज देर कर दी आने में। दरवाज़ा खोलते ही पूछा रमाकांत ने, सर आज से इसी कॉलोनी में एक जगह और जाना शुरू किया है, अब से इसी समय आया करूँगा। वह बोला, अरे भाई ऐसा मत करना वरना हमारी श्रीमती जी का खाना बहुत लेट हो जाएगा। तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारी मदद से ही मैं उनको खाने के लिए बैठा पाता हूँ। मेरे अकेले के बस की बात नहीं है ये। रमाकांत ने अपनी परेशानी उजागर की। ठीक है सर, मैं पहले यहीं आया करूँगा, ऐसा कहकर उसने आश्वस्त किया रमाकांत को। एक्सरसाइज कराने के बाद उसकी मदद से रमाकांत ने तुलसी के सिर को बेड पर कई तकियों के सहारे थोड़ा सा ऊंचा कर दिया जिससे कुछ खिलाया जा सके। फिर कटोरी में मूंग की खिचड़ी ले आए। कटोरी देखते ही तुलसी का मुंह अजीब सा बन जाता था क्योंकि खिचड़ी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तुलसी का बना हुआ मुंह देखकर रमाकांत दुलार से बोलते, अभी यही मिल सकता है तुम्हें, खाना तो पड़ेगा ही, नहीं खाओगी तो ठीक कैसे हो पाओगी, और अगर तुम ठीक नहीं हुई तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। ये कहते कहते चम्मच से खिचड़ी तुलसी के मुंह में डाल देते और तुलसी चुपचाप ऐसे पूरी कटोरी खत्म कर लेती जैसे वो जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहती हो और जीना चाहती हो अपने जीवन साथी के साथ। रमाकांत भी वही खिचड़ी खाते वहीं बैठकर और बोलते, देख मैं भी यही खा रहा हूँ, मैं भी तेरा साथ तो दे रहा हूँ। और फिर तुलसी के चेहरे पर मुस्कुराहट जैसी रेखाएं उभर कर आ जाती। खाना खाने के बाद रमाकांत तुलसी के बगल में लेट जाते हैं। थोड़ा आराम करने के लिए शाम को अदरक तुलसी वाली चाय बनाई। 1 कप अपने लिए और कटोरी में थोड़ी सी चाय तुलसी के लिए लेकर कमरे में आ गए। चम्मच से घूट घूट करके मुश्किल से 2 चम्मच चाय पी तुलसी ने। फिर रमाकांत ने हनुमान चालीसा उठाई और बैठकर पूरे भाव से पढ़ने लगे। ऐसा वो प्रतिदिन करते थे क्योंकि वो जानते थे कि तुलसी को इससे बड़ा संतोष मिलता है। जब वह स्वस्थ थी तो बिना पूजा किए अन्न ग्रहण नहीं करती थी। रमाकांत चालीसा पढ़ते पढ़ते बीच बीच में तुलसी पर भी नज़र डाल लेते थे। तुलसी आंखें बंद करके आनंद से सुनती रहती और बीच बीच में सिर को थोड़ा सा झुका लेती थी मानो ईश्वर को नमन कर रही हो। कभी कभी रमाकांत तुलसी की डायरी उठा लिया करते और कोई भजन गाने की कोशिश करते, पर बहुत ही बेसुरा गाते थे। इस बात पर तुलसी बहुत ही खराब सी प्रतिक्रिया देती जैसे उसके भजन का रेट पीटी जा रही हो और रमाकांत हंसने लगते। लेकिन हनुमान चालीसा बहुत ही भाव से गाते थे रमाकांत जी। आज भी रमाकांत ने डायरी उठाई और एक भजन गाने की कोशिश करने लगे। ये तुलसी का पसंदीदा भजन है। तुलसी अक्सर यही भजन गुनगुनाया करती थी, काजल मूवी का भजन, तोरा मन दर्पण कहलाए। हाँ, यही भजन तो गुनगुना रही थी उस दिन वह, और अचानक रमाकांत के बुलाने पर दौड़ कर आई थी। डायरी मेज पर छोड़कर और रमाकांत जब अपना ऑफिस का काम करने बैठे तो डायरी पर नज़र पड़ते ही चिल्ला पड़े, 1000 बार कहा है तुमसे अपना कोई भी कबाड़ मेरी मेज पर मत रखा करो, समझ नहीं आता क्या। यह कहते हुए डायरी उठाकर फेंक दी रमाकांत ने। डायरी के कुछ पन्ने निकल कर इधर उधर बिखर गए। केवल पन्ने ही नहीं बिखरे थे, बिखरा था तुलसी का आत्मसम्मान। छिन्न भिन्न हो गए थे इस घर पर, रमाकांत पर उसके अपने अधिकार। अपने छलनी हुए अस्तित्व के टुकड़ों को पन्नों के रूप में एक एक कर उठाती जाती और आंखों से बहते आंसुओं को चुपचाप पल्लू से पोंछती जाती। अचानक घंटी बजने से रमाकांत की तंद्रा भंग हुई। शायद दूध वाला बाहर आया है।
यह सोचकर वह बाहर जाते हैं। दरवाज़ा खोला तो अपने बेटे अभेद को परिवार सहित आया देख आश्चर्यचकित हो गए और हर्षित हो बोले, अरे बेटा, तुमने तो सरप्राइज़ दे दिया, पहले से कोई खबर नहीं दी। यही मुस्कान तो देखना चाहता था मैं आपके चेहरे पर, इसलिए तो खबर नहीं दी। जब से माँ बीमार पड़ी हैं आप तो हंसना ही भूल गए हैं। अभेद ने रमाकांत के चरण स्पर्श करते हुए कहा, यह भी तो मेरे ही कर्मों का फल है बेटा, जो मुझे ही भुगतना है। हंसने का हक मैंने कब का खो दिया है, अब बस अपनी सज़ा भुगत लूँ। जीवन रहते यही बहुत होगा मेरे लिए। अभेद को गले लगाते हुए भाव विह्वल हो उठे थे रमाकांत। ऐसे क्यों कहते हैं पापा जी, होनी को कौन टाल सकता है, आप हमेशा इसके लिए स्वयं को दोषी क्यों ठहराते हैं। अभेद अपने पिता का मन हल्का करने का प्रयास किया। रमाकांत कुछ और न कह सके, आगे बढ़कर अपने पोते पोती को प्यार से गोद में उठा लिया। स्मिता बहू ने रमाकांत के चरण स्पर्श किए। सभी घर के अंदर आ गए। तुलसी के कमरे में जैसे ही सब दाखिल हुए, तुलसी के चेहरे के भाव बदल गए। चेहरे पर खुशी की लहर दिखने लगी और आंखों से अनवरत अश्रुधारा बह चली। माँ के चरण स्पर्श करके माँ के पास जा बैठा है अभेद। हाथ में माँ का हाथ लेकर बोला, कैसी हो माँ। बोलने का असफल प्रयास करते हुए तुलसी के मुंह से कुछ स्वर प्रस्फुटित हुए, आ, और अश्रुधारा पुनः बह चली। नहीं माँ, ऐसे नहीं रोते। माँ के आंसुओं को पोंछते हुए अभेद बोला, हम सब हैं ना तुम्हारे पास, और पापा जी कितनी देखभाल करते हैं तुम्हारी, कितना प्यार करते हैं। फिर क्यों रो रही हो, जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर अपने हाथ का बना हुआ खाना खिलाओ। कितने दिन हो गए तुम्हारे हाथ का खाना खाए हुए। अभेद ने बात को बढ़ाते हुए माँ का ध्यान बटाने की कोशिश की। स्मिता ने तुलसी के चरण स्पर्श किए और सिरहाने आकर बैठ गई। बच्चों को देख तुलसी का मन भी विचलित हो उठा। उन्हें प्यार करने को बड़ी ही बेबसी से उन्हें देखती रही। बच्चों को देख तुलसी का मन विचलित हो उठा। उन्हें प्यार करने को बड़ी ही बेबसी से उन्हें देखती रही। बच्चों ने भी अपनी दादी माँ के चरण स्पर्श किए और पास जाकर तुलसी के गाल पर प्यार किया। चलो तुम लोग फ्रेश होकर आओ, तब तक मैं चाय का इंतज़ाम करता हूँ, रमाकांत बोले। पापा जी आप माँ के पास बैठिए, किचन का काम मैं देख लूँगी, स्मिता उठते हुए बोली। अरे बहू, तुम लोग पहले फ्रेश हो लो, फिर हम साथ में रसोई संभालेंगे, रमाकांत ने मुस्कुराते हुए कहा। जी पापा जी। स्मिता ने हामी भरी और फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होकर स्मिता सीधे किचन में पहुंच गई। एक ओर चाय चढ़ा दी, दूसरी ओर झटपट हलवा बनाने लगी। रमाकांत जैसे ही किचन में आए उन्होंने पूछा, पापा जी माँ के लिए क्या बनाऊं। तुलसी की चाय तो हो गई है, उसके लिए तो अब खिचड़ी ही बनेगी, रमाकांत ने बहू से कहा। ठीक है मैं बना देती हूँ, स्मिता ने रमाकांत की ओर देखकर कहा। पर बहू नमक बिल्कुल कम रखना, वरना एक चम्मच भी न खाएगी तुम्हारी सास, रमाकांत हंसते हुए बोले। जी पापा जी ध्यान रखूंगी, स्मिता मुस्कुराते हुए कही। थोड़ी ही देर में हलवा, चाय, बिस्किट, नमकीन इत्यादि लेकर स्मिता कमरे में हाजिर हो गई। अभेद भी बच्चों के कपड़े चेंज करा चुका था। सभी ने तुलसी के पास बैठकर ही चाय नाश्ता किया और फिर स्मिता जाकर किचन से खिचड़ी ले आई और बोली, पापा जी मैं अपने हाथ से खिला दूँ माँ को। नहीं बेटा मैं खिला देता हूँ, तुम आज देखो, कल से तुम खिलाना। यह कहते हुए रमाकांत ने खिचड़ी की कटोरी अपने हाथ में ले ली और तुलसी को खिलाने लगे। खिचड़ी का पहला कौर मुंह में डालते ही एक अजीब सी चमक दिखी तुलसी के चेहरे पर। शायद उसे बहू के हाथ की खिचड़ी ज़्यादा पसंद आई। जल्दी से कौर निगल कर स्वयं मुंह खोल देती अगले कौर के लिए। रमाकांत इस बात पर मुस्कुरा पड़े और बोले, बहू देखो ना तुम्हारी सास के कितने नखरे हैं, जब मैं बनाता हूँ तो कितने बेमन से खाती है, और आज देखो कितने चाव से फटाफट खाए जा रही है। रमाकांत की इस बात पर सभी हंस पड़े। तुलसी को खिलाने के बाद बाकी सबने भी भोजन किया और सोने की तैयारी करने लगे। अगले दिन सुबह रमाकांत तुलसी के दैनिक कार्यक्रम में लगे थे। स्मिता ने देखा वो तुलसी का मुंह पोंछकर क्रीम लगाने जा रहे थे तो वह अनायास सी बोल पड़ी, पापा जी मैं मदद करूं? नहीं बबू, मेरा ही किया धरा है, मैं ही निपटाऊंगा, तुम बच्चों पर ध्यान दो, नाश्ते का इंतजार कर रहे होंगे, रमाकांत ने स्पष्ट मना कर दिया। स्मिता जानती थी कि वो हर बार की तरह इस बार भी मदद नहीं लेंगे। वो रसोई में नाश्ता बनाने चली गई। उसे इस बात की खुशी थी कि सासू माँ को उसके हाथ का बना खाना पसंद आ रहा है। वो मन ही मन सोचने लगी, आज क्या बनाऊँ माँ के लिए, उनकी पसंद का। स्मिता ने रमाकांत से पूछा, पापा जी माँ के लिए क्या बनाऊँ? सब कुछ तो वह खा नहीं सकती बहू, कुछ ही चीज़ें वह खा सकती है। हाँ कुछ ऐसा बनाओ जो थोड़ा गीला और पतला हो, जो आसानी से तुलसी निकल सके।
रमाकांत जी बोले, जी पापा जी, तो मैं खीर बना लूँ? स्मिता ने उत्साहित हो पूछा। हाँ बना सकती हो, पर उसमें मेवे काट कर नहीं, पीस कर डालना, नहीं तो गले में फंस जाएगा। रमाकांत ने अपनी चिंता जताई। जी बिल्कुल ध्यान रखूंगी। स्मिता मन ही मन सोच रही थी, कितने बदल गए हैं पापा जी, समय ने उन्हें कितना कुछ सिखा दिया है। आज तुलसी को खुद उसकी बहू ने अपने हाथों से खीर खिलाया। इतने प्यार से खिला रही थी जैसे माँ अपने बच्चों को खिलाती है। बीच बीच में रुमाल से मुँह भी पोंछ रही थी। तुलसी के चेहरे पर प्रसन्नता तो छलक ही रही थी, साथ ही आंखों से अश्रु भी झर रहे थे। रमाकांत और अभेद दोनों दूर खड़े होकर ये सुंदर दृश्य अपनी आंखों में हमेशा के लिए कैद कर रहे थे। दोनों अपने को भाग्यशाली समझ रहे थे कि स्मिता उनके परिवार का, उनके जीवन का हिस्सा है। रमाकांत प्रतिदिन की भांति तुलसी की सेवा में लगे थे। बहू के आने से काफ़ी आराम हो गए थे उन्हें। रसोई का पूरा काम बहू ने संभाल रखा था, अतः थोड़ी देर वो पार्क में भी टहल कर आ जाते थे। हालांकि ये ज़्यादा दिन के लिए नहीं था, पर जब तक भी मिल सके ये समय वही बहुत है। तुलसी के कारण रमाकांत घर में बंद रह गए थे। घर वापस आने पर देखा स्मिता तुलसी के पास बैठी है और सुंदरकांड की चौपाइयाँ पढ़ रही है, और तुलसी अपनी आंखें बंद किए हुए आनंद ले रही है। जब स्मिता ने सुंदरकांड बंद करके रख दी, तब रमाकांत तुलसी की डायरी का एक पन्ना खोलकर स्मिता को देते हुए बोले, बहू ज़रा ये भजन गाकर सुनाओ तो, मुझे इसकी धुन बिल्कुल नहीं पता। यह तुम्हारी सास का सबसे प्रिय भजन है। मैंने बहुत बार इसे गाने की कोशिश की, पर सुर ही नहीं लगते, बेसुरा हो जाता हूँ, और तुलसी को ज़रा भी पसंद नहीं आता। ये कहते हुए रमाकांत हंसने लगते हैं। स्मिता ने रमाकांत से डायरी ले ली और गाना शुरू किया। स्मिता की आवाज़ में इतनी मिठास थी कि दूसरे कमरे में अभेद लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। आवाज़ सुनते ही वो काम छोड़कर आ गया। सभी मंत्रमुग्ध से भजन सुन रहे थे। तुलसी भी आंखें खोलकर भजन सुन रही थी और बहू को देख देख कर निहाल हो रही थी। भजन समाप्त होने पर रमाकांत ने बहू को खूब आशीर्वाद दिया और अभेद से बोले, बेटा बहू तो बिल्कुल तुम्हारी माँ की परछाई है। जी पापा, मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया कि सिमी गाती भी है। अभेद अभी तक हैरानी से देख रहा था स्मिता को। ये सुनते ही रमाकांत तुरंत बोल पड़े, बिल्कुल मुझ पर गया है तू, समय रहते सुधार कर ले बेटा, कहीं मेरी तरह तुझे भी पछताना ना पड़े। अपने पिता की इस बात पर अभेद ने निगाहें नीची कर ली। अगले दिन दोपहर के वक्त दोनों बच्चे खेल रहे थे। तुलसी भी बच्चों को खेलते हुए देखकर खुश हो रही थी। खेलते खेलते जब बच्चे थक गए तो आकर तुलसी के पास बैठ गए। हर्ष ने अपने दादी के हाथ पर हाथ रखकर कहा, दादी आप हर समय लेटे रहते हो, हमारे साथ खेलते ही नहीं, बोर हो गया हूँ आशी के साथ खेल खेल कर। आप पहले की तरह कहानी भी नहीं सुनाते, बोलो ना, चुप क्यों हो आप? तुलसी ने बोलने का प्रयास किया पर असफल रही। आंखों से फिर वही बेबसी झरने लगी। तभी अभेद वहां आ गया और बच्चों से बोला, ये क्या हो रहा है? दादी को क्यों परेशान कर रहे हो? बताया था ना दादी की तबीयत ठीक नहीं है, बिना डांट खाए बात समझ नहीं आती क्या? अभेद की तेज आवाज़ सुन रमाकांत भी दौड़े चले आए। बच्चों को सहमा हुआ देख अभेद पर नाराज़गी जताते हुए बोले, बच्चों पर इस तरह गुस्सा करते हैं भला? बड़े बड़ों से भूल होती रहती है, ये तो अभी बहुत छोटे हैं, प्यार से समझेंगे, ये डांट डपट से नहीं। बच्चों के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, आज से रोज मैं कहानी सुनाऊंगा तुम्हें, चलो मेरे साथ। बच्चे खुश और रमाकांत के साथ दूसरे कमरे में चले गए। रमाकांत दूसरे कमरों में आकर बच्चों को अपने अगल बगल लिटाकर कहानी सुनाने लगे। रमाकांत बोले, बच्चों आज मैं तुम लोगों को एकदम सच्ची वाली कहानी सुनाता हूँ। बहुत पहले एक देश में एक सुंदर सी राजकुमारी थी। राजा और रानी उसे बहुत प्यार करते थे, अपनी पलकों पर बिठाकर रखते थे। राजकुमारी बहुत ही हंसमुख थी, हर समय चहकती रहती थी। उसे फूलों से बहुत प्यार था, उसकी आवाज़ बहुत मीठी थी और वह बहुत सुरीला गाती थी। जब वह बड़ी हुई तो एक राजकुमार के साथ उसका विवाह हो गया। राजकुमारी बहुत खुश थी अपने ससुराल आकर। राजकुमारी बड़ी ही खुशी से और कुशलतापूर्वक पूरे महल का कामकाज अपनी देखरेख में करवाती, परिवार का ध्यान रखती और अपने बच्चों का बहुत अच्छे से पालन पोषण करती। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, राजकुमारी से उसकी खुशियां दूर होने लगी। वो उदास और चुपचाप रहने लगी। बीच में ही बच्चे बोल पड़े, ऐसा क्यों दादाजी? क्या उसे अपने मम्मी पापा की याद आ रही थी या अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना था? नहीं बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं था, रमाकांत बोले। तो फिर क्या था दादाजी? दोनों बच्चे व्याकुल हो रहे थे जानने के लिए।
रमाकांत आगे बोले, राजकुमारी इसलिए उदास थी क्योंकि राजकुमार के पास उसके लिए समय नहीं रहता था। वह हर समय अपने राजकार्यों में व्यस्त रहता था, कभी युद्ध की तैयारी में व्यस्त रहता, कभी प्रजा की समस्याओं में उलझा रहता। अपनी पत्नी और बच्चों के लिए उसके पास समय ही नहीं था। फिर क्या हुआ दादाजी? बच्चों ने उत्सुकतावश पूछा। फिर एक दिन राजकुमारी हमेशा के लिए चुप हो गई। कोई कितनी कोशिश भी कर ले, वह किसी से भी बात नहीं करती थी। रमाकांत ने पल भर को रुक कर एक लंबी सांस भरी। तभी हर्ष बोल पड़ा, क्या दादी जी की तरह वो भी तो बात नहीं करती हैं? रमाकांत थोड़ी देर शून्य में ही ताकते रहे। बच्चों ने उन्हें हिलाकर पूछा, दादाजी सो गए क्या आप? हाँ बच्चों, बिल्कुल तुम्हारी दादी जी की तरह, कहकर रमाकांत अपनी आंखों की कोर में आई नमी को अपने हाथ से सोखने लगे। दादाजी आप रो रहे हैं? आसी ने बड़े ही भोलेपन से पूछा। नहीं बेटा, मैं रो नहीं रहा। चलो अब तुम्हारी दादी की दवा का समय हो गया है, अब तुम लोग भी थोड़ी देर पार्क में जाकर खेल आओ, रमाकांत ने बात बदलते हुए कहा। पर दादाजी राजकुमारी का क्या हुआ? आपने कहानी पूरी नहीं की, हर्ष ने ध्यान दिलाया। बेटा राजकुमारी अभी भी चुप है। तुम दोनों रोज ईश्वर से प्रार्थना करना कि वो फिर से बोलने लगे और बिल्कुल पहले जैसी हो जाए, और जब वह बोलने लगेंगी तभी मैं आगे की कहानी सुनाऊंगा। ओके दादाजी, हम राजकुमारी के लिए रोज प्रार्थना करेंगे। अब हम खेलने जा रहे हैं। ये कहते हुए बच्चे बाहर चले गए। शाम को चाय के समय बच्चे, बहू, रमाकांत सभी लोग तुलसी के पास ही थे, सिवाय एक अभेद के। वह अपने लैपटॉप पर काम में ही लगा पड़ा था। रमाकांत उठकर गए उसके पास और बोले, ये क्या लगा रखा है? कुछ वक्त हमारे संग भी बैठ, हर समय काम में लगा रहता है। क्या करूं पापा, काम बहुत ज़्यादा है, निपटाना तो पड़ेगा ही, अभेद ने जवाब दिया। बेटा काम तो जीवन भर रहेगा, आज नहीं तो कल निपट ही जाएगा, पर ये समय जो तू काम में लगा रहा है ना, ये हमारे हिस्से का समय है, परिवार के साथ बिताने का समय है। ये एक बार जाएगा तो कभी वापस नहीं आएगा, फिर पछताने से भी कुछ हाथ नहीं आने वाला। मैं देख रहा हूँ तू पहले से बहुत बदल गया है, रमाकांत ने समझाया अभेद को। पहले से तो आप भी बहुत बदल गए हैं पापा, अभेद ने शिकायती लहजे में कहा। हाँ बदल तो गया हूँ, पहले मैं वैसा था जैसा अब तू होता जा रहा है। तू यहीं रोक ले खुद को, इस घर के लिए यही बेहतर होगा, वरना जिंदगी नर्क बन जाएगी। इस घर में एक ही रमाकांत काफ़ी था, अब एक और रमाकांत नहीं चाहिए इस घर को। ये बोलते हुए नाराजगी और पछतावे के मिश्रित भाव थे रमाकांत के स्वरों में। अभेद चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। रात को सभी सोने चले गए। रमाकांत के इतना समझाने के बावजूद अभेद अभी भी अपने काम में जुटा हुआ था। रमाकांत मन ही मन बेटे की इस लापरवाही पर कुढ़ रहे थे। ये कुढ़न बेटे पर कम, शायद खुद पर ज़्यादा थी, क्योंकि अभेद में जो भी लक्षण दिखाई दे रहे थे, जाने अनजाने ये इनके खुद के ही दिए हुए हैं। बचपन से यही तो देखता आ रहा है, वो यही संस्कार तो ग्रहण किए हैं उसने। अपने दिन याद आ रहे थे रमाकांत को। अपने काम में अत्यधिक व्यस्तता के कारण परिवार को कोई समय नहीं दे पाते, घर में होते हुए भी नहीं के बराबर, दिन भर में होते हुए भी नहीं के बराबर। दिन भर की थकी हुई तुलसी शारीरिक से ज़्यादा मानसिक रूप से थकी हुई, पति से प्यार के 2 शब्दों की आशा लिए, प्यार भरा एक स्पर्श जो उसकी थकान पर मरहम था, अपनी थोड़ी सी परवाह की उम्मीद लिए पति के दिल के किसी कोने में अपने लिए जगह तलाशती, देर रात तक प्रतीक्षारत रहती, और धीरे धीरे थकान से लिपटा तन और उपेक्षा से आहत मन कब नींद की आगोश में समा जाता उसे पता ही न चलता। अगली सुबह जब आंख खुलती तो उसके चेहरे पर ऐसे भाव होते थे जैसे कि जीवन की एक और अनमोल रात उसके हाथों से यूं ही रेत की तरह फिसल गई और वह कुछ न कर सकी, बस देखती रह गई। तुलसी के चेहरे के ये भाव तब समझ में नहीं आते थे रमाकांत को, पर आज वो बखूबी समझ पा रहे थे जब अभेद को बिल्कुल अपनी कहानी दोहराते हुए देख रहे थे। अगले दिन सुबह से ही अभेद कुछ उखड़ा उखड़ा सा लग रहा था। सुबह से लेकर शाम तक प्रतिदिन की भांति ही व्यस्त रहे रमाकांत अपनी और तुलसी के दैनिक कार्यों में। शाम को चाय के बाद अभेद ने स्मिता से कहा, पैकिंग कर लेना, कल निकलना है। स्मिता धीरे धीरे मिन्नतें कर रही थी अभेद से, प्लीज़ एक दिन के लिए ही सही, माँ से मिलते हुए चलिए ना। कितनी बार वो कह चुकी हैं, यहाँ तक आए हैं तो। अभेद बीच में ही चिल्ला पड़ा, मुझे कितना ज़रूरी काम है, कुछ पता भी है तुम्हें? मायके जाने के अलावा तुम्हारे पास कोई काम नहीं बचा क्या? अभेद के चिल्लाने की आवाज़ रमाकांत के कानों तक जा पहुंची।
तुलसी के चेहरे के भाव भी बदलने लगे थे। कितना चाहती हूँ मायके, बताइए ज़रा, कब ले जाते हैं आप मुझे? साल में एक बार रक्षाबंधन में, वो भी मेरा भाई आकर ले जाता है मुझे। आप तो शायद तब भी ना भेजते मुझे, ना खुद अपनी बहन के घर जाते हैं, ना मुझे जाने देते हैं अपने मायके। स्मिता ने दबी जुबान में ही सही पलटकर जवाब दिया, तुम चाहती क्या हो? काम धाम छोड़कर तुम्हारे मायके में जाकर बैठ जाऊं? घर कौन चलाएगा? तुम्हारा मायका? अभेद की आवाज़ हर बार पहले से भी ज़्यादा कर्कश होती जा रही थी। रमाकांत के लिए अब ये विवाद असहनीय हो रहा था। वह उठकर अभेद के कमरे तक गए। कमरा अंदर से बंद था। उन्होंने हल्के से दस्तक दी, पर दरवाज़ा नहीं खुला। शायद किसी ने सुना ही नहीं ये दस्तक। सुनते भी कैसे? जितना शोर उनके चीखने चिल्लाने से हो रहा था, उससे कहीं ज़्यादा कोलाहल उन दोनों के मन में चल रहा था। सो दस्तक सुनाई न पड़ना लाजमी था। वो वापस लौट आए तुलसी के पास। दोनों की बहस अनवरत जारी थी। इतना चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर आवाज़ जाएगी तो पापा जी परेशान हो जाएंगे। और ये क्या बोले जा रहे हैं आप? कुछ सोच भी लिया करिए बोलने से पहले। क्या दुनिया में आप ही एक घर चलाते हैं और जो पत्नियां अपने मायके जाती रहती हैं उनके घर उनका मायका संभालता है? कुछ तो सोचिए बोलने से पहले। स्मिता ने फिर पलटवार किया, पर बहुत धीमी आवाज़ में। क्यों धीमे बोलूं मैं? क्या गलत कह रहा हूँ? दिमाग तो तुमने खराब कर रखा है मेरा। हर समय तुम्हारा कुछ न कुछ नाटक चला रहता है। जब देखो कोई ना कोई बीमार ही रहता है तुम्हारे घर। ऐसे क्यों बोल रहे हो? बीमारी अपने हाथ में होती है क्या? कोई जानबूझकर बीमार पड़ना चाहता है क्या? जब पापा बीमार पड़े थे तब भी आप नहीं जाने दिए। आखिर मैं उनसे नहीं ही मिल पाई। अंत समय तक उनके गुजर जाने के बाद ही पहुंची थी मैं वहां। अब क्या चाहते हैं? माँ भी गुजर जाए तो जाने देंगे आप मुझे? ये कहते हुए रोने लगी स्मिता। स्मिता की यह बात सुनते ही रमाकांत अपने अतीत में चले गए। आखिर रमाकांत आज अपनी किस गलती का प्रायश्चित कर रहे थे? क्या अभेद को रमाकांत उसकी गलती का एहसास करवा पाएंगे? क्या पति का प्यार तुलसी की बीमारी को ठीक कर पाएगा? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला और अंतिम भाग। अगर आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस और नो ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।